नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। रुक करते हैं खबरों का। आपको बड़ी खबर बता दें, देहरादून में धामी सरकार के आज 4 साल पूरे। प्रदेश में जश्न का माहौल, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश में लगातार विकास। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। वहीं प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों के स्वप्न को सरकार साकार करने का प्रयास। आत्मनिर्भर उत्तराखंड निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य। वहीं इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ हो रहा है काम। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने इकोनॉमी और इकोलॉजी के बेहतर समन्वय के साथ काम हो रहा है, सीएम धामी ने कहा। और कहा, राज्य आंदोलनकारियों के सपने को साकार करने का प्रयास लगातार कर रही है सरकार। आत्मनिर्भर उत्तराखंड निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है सरकार। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हैं और ऐसे में आज देहरादून में कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रेस ग्राउंड में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार 2022 में बनी थी, उसको 4 साल पूरे हो गए हैं। उसके चलते जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह धामी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल की थीम पर सरकार ये अपनी उपलब्धियां जो है वो गिना रही है। सरकार के 4-5 वर्ष पूरे होने पर जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रेस ग्राउंड में जिस तरह से अब बड़ी जनसभा रखी गई है, प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, उसका अवलोकन भी मुख्यमंत्री करेंगे। सरकार की योजनाओं विकास कार्यों का प्रदर्शन उसमें किया जाएगा। कार्यक्रम में चाहे कैबिनेट मंत्री की बात हो, जनप्रतिनिधि विधायकों की बात हो, बड़ी संख्या में लोग भी शामिल होंगे। सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी वहां पर की गई है। लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो प्रताप से पहले 4 साल के कार्य को लेकर जो कार्यक्रम हुआ तो वर्तम कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हल्द्वानी में आयोजित हुआ। उसके बाद अब सरकार जो है हरिद्वार में आयोजित कर रही है और देहरादून में आयोजित कर रही है। निश्चित तौर में इस देहरादून के कार्यक्रम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो पहले से तैयार की जा रही थी और अब जिस तरह से आज कार्यक्रम होगा, निश्चित तौर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है। योगेश, इस कार्यक्रम में किन किन नेताओं के पहुंचने की संभावना है? देखिए, अगर बात की जाए इस कार्यक्रम को लेकर देखिए तमाम तैयारियां की गई हैं और अगर नेताओं की बात करें तो मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। केंद्र से इसमें कोई नेता की जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वही इस कार्यक्रम में रहेंगे और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। कैबिनेट मंत्री होंगे, इस कार्यक्रम में विधायक होंगे और स्थानीय जो लोग हैं वो बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचना जो है शुरू हो जाएंगे उस दिन बाद से और फिर कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर बड़ा कार्यक्रम जो है रखा गया है और ऐसे में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव का बिगुल तो है ही, इसके साथ साथ जो है 4 साल की उपलब्धियां, 4 साल में कामकाज जो किए गए हैं उनको जनता के समक्ष रखना है। योगेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। रुड़की में सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान एनएसजी कमांडो जवान की मौत ने पूरे मामले में तूल पकड़ लिया है। बता दें कि देहरादून हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर में घायल हुए 33 वर्षीय कमांडो धनप्रकाश को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि जवान हाल ही में बंगाल बॉर्डर से छुट्टी पर घर आए थे और हादसे के बाद खुद ही परिजनों को सूचना दी थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत होते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन देने से जवान की हालत बिगड़ी। इसी आरोप को लेकर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया गया और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। गांव का ये हमारे मोहनपुरा गांव का लड़का है, एनएसजी कमांडो है और ये उधर भगवानपुर रोड पे जा रहा होगा तो इसका किसी बस से एक्सीडेंट हुआ तो
बस से एक्सीडेंट होने के बाद वहाँ एम्बुलेंस आई तो वो इधर को लेकर चली रुड़की की तरफ को, जबकि वहाँ आरोग्य हॉस्पिटल भी है। इससे पहले विनय विशाल भी पड़ता, अपने आप में ठीक ठाक हॉस्पिटल है, और उसके बावजूद यहाँ लेकर आए तो ये एक उंगली ये खड़ी होती है कि कारण क्या है, यहाँ एम्बुलेंस वाले यहाँ क्यों लेकर आए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लेकर आए तो लड़के ने 4 एक्सरे उसके किए हैं। 4 एक्सरे करने में भी टाइम लगता है, और एक्सरे 4 करने के लिए वो अनट्रेंड लड़का, उसके सर्टिफिकेट दिखा दो ना, अगर एक्सरे स्पेशलिस्ट वो है तो उसके सर्टिफिकेट दिखा दो कि एक्सरे स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर साहब चुप हो उस बात पर। डॉक्टर मौजूद नहीं थे उससे? डॉक्टर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर आधा पौन घंटा बाद आए हैं, और डॉक्टर के आधा पौन घंटा बाद आने के उसके ऊपर भी उंगली उठती है कि एक सीरियस कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर आधा घंटा बाद, पौना घंटा बाद आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो इनकी लापरवाही के कारण लड़के की मौत हुई है। उसकी इंजेक्शन डायनापार का इंजेक्शन लगा दिया, उसका बीपी तक चेक नहीं करा, उसका बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, क्या हो रहा है। हमारा जो भाई आज एक्सीडेंट हुआ है भैया का, ये कमांडो था अपना सर्विस पे आर्मी में, तो आज ये अपने किसी काम से जा रहा था, तो अब सालेर के आसपास में इसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट इसका रोडवेज बस जो है पीछे से छड़ मार के भाग जाती है। उसके बाद इसको यहाँ पे एम्बुलेंस लाई जाती है एम्बुलेंस के द्वारा। ठीक है भैया, यहाँ पे हॉस्पिटल जगन्नाथ हॉस्पिटल जो है इसमें लाया गया है। उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे स्टाफ होता है उनका, जो भी 2-4 लड़के हैं, तो उनको बिठाने के बाद थोड़ा होती उसको, जब उसको फिर लेटा दिया। लेटाने के बाद वो कह रहे हैं डॉक्टर आ रहे, लेकिन डॉक्टर नहीं आया। फिर डॉक्टर ने या तो उनको फ़ोन किया या कुछ भी किया, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन दिया, उसको पेन हो रहा था। उसके बाद जो है उसका शरीर ठंडा हो गया, उसके बाद लड़का एक्सपायर हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर आते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि भाई बंदा तुम्हारा एक्सपायर हो गया। तो हम ये चाहते हैं, जब उनको पता था कि बंदा अभी ऐसे ही हालत में है, तो ये बोलते हैं कि भैया इसको कहीं पे जाके एडमिट कर दो। जब उनके अंडर में मतलब ये बात नहीं थी उसकी, ठीक है। और इस अस्पताल में तीसरी बार ये घटना है, ठीक है भैया। तो हम ये चाहते हैं कि इस अस्पताल में या तो चीज हो या पूरी कार्रवाई हो। जो एक्सीडेंट हुआ लगभग 1 बजे करीब हुआ, और उसमें 1:30 के करीब यहाँ पे हॉस्पिटल में लाया गया, और 1 घंटे से लगातार जो स्टाफ है और परिजन के जो घर वाले हैं उनको बोलते रहे, मृतक के जो घर वालों को उनको बोलते रहे डॉक्टर साहब को कि बुला दो। तो बोलते हैं 1 घंटे से डॉक्टर आ रहे हैं, तब नहीं आए। क्या नाम, मृतक ने अपने यहाँ पे साइड में दर्द बताया। दर्द के टाइम पे किसी भी एक छोटे बच्चे नहीं, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे इन्होंने सस्ते के चक्कर में डॉक्टरों ने यहाँ पे 5-5-6 हजार रुपए में स्टाफ रख रखा है। उसने कि पेन किलर दिया, पेन किलर देने के बाद भी इसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है, पुलिस प्रशासन में आज हमारे इंस्पेक्टर साहब भी है, इंस्पेक्टर साहब और परिजनों को, यानी इसका मतलब ये गरीब को ही दबाने का काम करते हैं। स्टाफ को किसी को भी बुला के, डॉक्टर को बुला के ये नहीं मालूम किया कि क्या आपने लापरवाही की। और इसको ये हमारे जो साथ में लेके आए तो उसके बुआ के लड़के से भाई लगते हैं, उसको बोले कि भाई पास के अस्पताल में क्यों नहीं लेके, इतनी दूर के लेके आए, कौन सा एम्बुलेंस वाला जो यहाँ पर लेके आए उसको बुलाओ। भाई जब एक बात बताए, प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटलों में लोगों को लगता है कि इलाज अच्छा मिलेगा, तो वहाँ पर लेकर उनको लगा कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ पर आकर बच जाए, पर यहाँ पर भी लापरवाही हुई। सरकारी अस्पतालों में लेके जाने के बोल रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में कहाँ से लेके जाए, ये प्राइवेट वाले ही हाल है, सरकारी में तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं मिलता। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश राय, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीते दिन जिस तरीके से ये हादसा देखने को मिला था, तो रुड़की से देहरादून की ओर एनएसजी कमांडो जा रहा था, तो जाते हुए रोडवेज बस की चपेट में आने के कारण ये दुखद हादसा हुआ। हादसा होने के बाद जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जो परिजन थे, परिजनों ने आरोप लगाया कि इनके डॉक्टर जो है वो लेट आए, लेकिन अभी इसकी पूरी जो मामले की तहकीकात जो है वो पुलिस ने खुद वहाँ पर मौजूद, एसपी देहात शेखर चंद्र सयाल भी वहाँ पर डॉक्टर मौजूद रहे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया कि पैर में फ्रैक्चर होने के बाद गलत इंजेक्शन देने से हमारे व्यक्ति की जो मौत हो गई, इस वजह से लगातार कल बीती दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बाद से और रात लगभग 10 से 11 बजे तक हॉस्पिटल में बिल्कुल गहमा गहमी का माहौल रहा। जिस तरीके से देखते अब रात को उसके बाद शेखर चंद्र सयाल ने इस मौके की स्थिति को संभाला, उसके बाद देखना होगा कि अब आगे आने वाले समय में इसमें क्या होता है। प्रवेश, प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही कर रहा है इस मामले को लेके? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जिला अस्पताल से सीएमओ से बातचीत करके 2 डॉक्टरों को भेजा गया था, 2 डॉक्टरों को भेजने के बाद जो जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर थे उनके द्वारा जांच की जा रही थी, तो उसकी जो जांच है वो अभी भी कहीं ना कहीं जांच
चल रही है और देखना होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है, क्या पुष्टि होती है, गलत इंजेक्शन देने की वजह से मौत हुई है, कुछ और कारण रही है, तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जांच में ही इसका विषय है। प्रवेश, क्या कुछ परिजनों का आरोप है, कब भर्ती कराया गया सीआरपीएफ का ये जवान? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा गया है कि कल दोपहर में एक्सीडेंट होने के बाद और तुरंत ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, और भर्ती कराने के बाद जो परिजनों का आरोप है कि पैर के फ्रैक्चर होने के कारण हमारे जो पीड़ित था उसकी मौत नहीं हुई है। जो परिजन है उन्होंने साफ तौर से पूर्णतः आरोप लगाया है कि इन्होंने मतलब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दिया है, गलत इंजेक्शन देने की वजह से मौत हुई। इसके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है, सीएमओ द्वारा 2 डॉक्टरों को वहां पर स्पेशलिस्ट लगाया गया है। अब देखना होगा कि आज दोपहर तक आने वाली जांच में क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है प्रवेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। खबर कनखल से है। कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में देर रात हाथी की दस्तक से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं खेत में घुसे हाथी ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कनखल क्षेत्र में आए दिन हाथी की आवाजाही लगी रहती है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण लगातार प्रशासन और वन विभाग से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा। वहीं राजधानी देहरादून के नया गांव पेलिया क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल गई जब झूला पुल के पास एक युवक का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। शव मिलने की खबर फैलते इलाके में सनसनी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई है, जो देहरादून के बोड़पुर इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र नशे का आदी था और 18 मार्च को अपने घर से अचानक लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने 20 मार्च को पेलियो पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं खबर उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती वार्ड नंबर 20 से, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रईस अहमद का शव उसके घर पर लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें कि मृतक अकेले घर पर था। उन्होंने दोपहर में अपने बच्चों को ससुराल भेज दिया था। देर शाम पड़ोसियों ने घर का गेट बंद देखा और अंदर झांकने पर शव लटका हुआ पाया। आसपास के लोगों ने शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। वहीं उत्तराखंड के कालाडूंगी में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे शहर की सफाई की व्यवस्था को ठप कर दिया है। नवरात्रि और ईद जैसे बड़े त्योहारों के बीच शहरवासी गंदगी और बदबू के बीच त्योहार मनाने को मजबूर हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नैनीताल के कालाढूंगी नगर पालिका क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। शहर के मुख्य बाजार से लेकर वार्डों तक कूड़े के ढेर लगे हैं। त्योहारों के इस सीजन में जहां बाजारों में रौनक होनी चाहिए, वहां गंदगी और बदबू ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नवरात्रि की त्योहार की खरीदारी करने आए, लेकिन यहाँ का माहौल इतना गंदा है, जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है। फ्रूट्स की दुकान के आसपास इतनी मक्खियाँ बना रही है कि फ्रूट्स लेने का भी मन नहीं है। तो बिना खरीदारी करे हम अब घर जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तो फ्रूट्स कैसे लेंगे, इतनी मक्खियाँ बना रही है। कालाढूंगी नगर क्षेत्र में रहने वाली मानसी कहती है कि हम नवरात्रि के लिए फल खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ पर हर तरफ गंदगी फैली हुई है। फल भी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए हमें बिना खरीदारी करके ही वापस जाना पड़ रहा है। इधर चिकित्सकों का कहना है कि कूड़े के ढेर से गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अगर सफाई नहीं हुई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। निश्चित रूप से जो जितना भी कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है, गंदगियाँ जो दिख रही है, इस समय तो कल ये आजकल तो हड़ताल हो रही सुनने में आ रहा है नगर पालिका वालों की, इस वजह से शायद कूड़ा नहीं उठ रहा है। लेकिन ये तो एक चिंता का विषय है, कूड़ा इकट्ठा होना, और इससे कई किस्म की बीमारियाँ, जैसे इससे प्रदूषण खराब होता है, वायु प्रदूषण खराब होगा, उससे सांस, खांसी, निमोनिया और जुकाम वगैरह ये सभी बीमारियों का ज़्यादा ही प्रकोप होता है। और जो भी बीमारियाँ होंगी तो उसके फिर साइड इफेक्ट की वजह से और बीमारी भी हो सकती है, तो इसलिए उसको फिर नितांत साफ सफाई बहुत जरूरी है।
कूड़े के ढेर से कई तरह की बीमारियों का फैलने का खतरा है। इसे जल्द हटाकर सफाई करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी बड़ी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। वहीं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि त्योहार पर भी शहर की रौनक गायब हो गई है। लोग गंदगी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पे बहुत बुरा हाल हुआ है हमारे शहर का। 3 दिन हो गए हैं, ये सफाई व्यवस्था बिल्कुल बुरी तरह बिगड़ी हुई है। आज ईद के त्यौहार के दिन हमारे वहाँ के बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उनका इतना बुरा हाल है रोडों का कि वो घर से निकलना उनके लिए बहुत भारी हो गया है। बच्चे हमारे इस समय बिल्कुल घर में पैक हो गए हैं क्योंकि शहर में इतनी गंदगी हो रही है कि बच्चे ईद के टाइम पे नए कपड़े पहन के बाज़ार जाते थे, बाज़ार वो जा नहीं पा रहे क्योंकि शहर में इतनी गंदगी फैली है कि बच्चे इसकी वजह से घर में ही रुके हैं। जिससे हमारी बात हुई थी और वो हमें ये आश्वासन दिया उन्होंने कि हमारी वाल्मीकि समाज से बात चल रही है। अब इस बारे में हमें पूरी तरह जानकारी नहीं मिल पा रही कि इनकी बात क्या चल रही है। वाल्मीकि समाज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनकी जो नाराज़गी है उस विषय में उनसे बात ही नहीं हो पा रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहे। हमसे रात भी हमारी इस बारे में पूरी बोर्ड की बात हुई थी, सब सभासद लोग अधिकारी जी से मिले थे। उन्होंने हमें भी यही आश्वासन दिया कि रात को 7-8 बजे के समथिंग हमारी कुछ वाल्मीकि समाज से बात होनी है। उस बात के बाद हम इस शहर की सफाई व्यवस्था देखेंगे। नगर पालिका के कई इलाकों में गंदगी के कारण लोग घरों में कैद हैं। हड़ताल के पीछे वाल्मीकि समाज का विरोध बताया जा रहा है। समाज के लोगों का आरोप है कि नगर पालिका द्वारा वाल्मीकि मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा है जो हमारे साथ अन्याय है। मांगे तो बस छोटी सी है कि जो नगर पालिका द्वारा मंदिर की जगह पर बिना पूछे किसी की सहमति लिए जो नगर पालिका द्वारा कार्य चलाया गया है उसको पूर्णतः बंद करा जाए और वो जगह मंदिर को वापस करी जाए, जिससे हम वहाँ पे मंदिर का निर्माण करवा सकें। बस हमारी इतनी छोटी सी मांग है और हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नगर पालिका द्वारा इस जो समस्या है इसका निवारण किया जाए। अगला कदम अगर नगर पालिका हमारी ये मांगे नहीं मानती है तो ये जो आंदोलन है ये और उग्र रूप लेगा और जगह से भी फिर लोग आएंगे, इसमें शामिल होने बड़े बड़े लोग आएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मैटर जो है नगर पालिका सुलझा ले। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि मंदिर परिसर की भूमि समिति है और उसमें अगर नगर पालिका की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी है। मंदिर की भूमि 672 वर्ग फीट दर्ज है। नगर पालिका की जमीन को अपना बताकर हड़ताल की जा रही है। ना जड़ है कुछ, ना ही टूक है इसकी, और ये एक व्यर्थ की एक समस्या उत्पन्न हुई है। एक हमारे कर्मचारी द्वारा उनकी जो एक मंदिर के लिए उन्हें जगह दी गई थी, ज़मीन दी गई थी, वो थी 676 स्क्वायर फुट और उनकी डिमांड है कि हमें पूरा प्रांगण दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कोई यहाँ पर एसडीएम का दरबार या डीएम का दरबार तो लगा नहीं है जो हम किसी को ज़मीन बांटते फिर। हमने तो पूरे साल भर कोशिश करी है कि हमें ज़मीन भूमि दी जाए जो हमें उपलब्ध नहीं मिली है। तो ये किस आधार पे, ये समस्या ही गलत है। ये जो इन्होंने समस्या क्रिएट की है ये नगर पालिका में नहीं जाके ये तहसील में जाके ये समस्या क्रिएट करते, ये फालतू की समस्या है। और अभी एसडीएम साहब और हम लोग मिलकर इसमें वार्तालाप करेंगे और सारा डिस्कशन करके इसको समस्या को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर त्योहारों के बीच आम जनता को इस परेशानी को कब तक झेलना पड़ेगा और प्रशासन कब तक इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आयातित नेताओं को लेकर उठाए गए सवालों के बीच अब बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में किसी पाकिस्तान से आए व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि सभी मंत्री बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आए जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जो नेता आज कांग्रेस में हैं, उनमें से कई पहले बीजेपी में रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। वहीं मथुरादत्त जोशी ने आगे कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है और उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता केवल मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि बीजेपी संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत ही सभी निर्णय लेती है। नहीं, कांग्रेसियों को शायद ये मालूम नहीं है कि जो कांग्रेस में हैं प्रीतम सिंह जी से लेकर हरक सिंह जी और यशपाल आर्य जी, वो किस गोत्र के हैं।
वो भी तो भाजपा के मंत्री रहे हैं, भाजपा के सदस्य रहे हैं, बरसों तक भाजपा में रहे हैं। और जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का सवाल है, कोई पाकिस्तान के व्यक्ति को तो मंत्री यहाँ बनाया नहीं गया है। जो व्यक्ति मंत्री बने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आए हैं, उन्हीं को मंत्री बनाया है। और कांग्रेस के टिकट पर भी जीत के कोई नहीं आए हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत के आए और 2-2, 3-3 बार से जीतते आ रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद है और कांग्रेस के लोगों को पहले अपना ज्ञान ठीक करना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में चारधाम में यात्रा की तैयारी में परिवहन विभाग भी जुटा हुआ है। यहाँ ट्रेवल व्यवसायियों की मांग पर बाहरी लोगों की केयर ऑफ में रजिस्टर्ड गाड़ियों को चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने में परिवहन विभाग खास वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। वहीं स्थानीय ट्रेवल व्यवसायियों ने ज्ञापन सौंपकर आपत्ति जताई थी कि बाहरी राज्यों के कुछ लोग चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार से ग्रीन कार्ड लेकर यात्रा संचालित करते हैं, जिससे स्थानीय कारोबार को काफी नुकसान होता है। साथ ही समय समय पर सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ने पर स्थानीय कारोबारी ही उन्हें सहयोग करते हैं, जबकि बाहरी लोग इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं करते। अभी जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है, उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें आरटीओ देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो पुराने वाहन भी जो इस तरह से रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जा रही है और उसमें चेक किया जाएगा कि कितने ऐसे वाहन हैं जो सच में यहाँ पे रिसाइड करते हैं और जो नहीं रिसाइड करते। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए हॉर्नबिल टीवी के साथ। नमस्कार।